हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम दी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 2। ओके, जो कि हमारा पेपर टाइटल क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ओके, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? रीतिकाल पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। रीतिकाल कब आया भाई? तो आदिकाल और भक्ति काल के बाद आया रीतिकाल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका हम लोग टाइमलाइन पढ़ेंगे, इसके कौन कौन महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में, उनकी कथाओं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या-क्या समस्याएँ थी, कैसे इनका इसका विकास हुआ, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। भारतेंदु जी का आधुनिक काल में क्या उनका महत्व रहा है, क्या योगदान रहा है, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए लास्ट में मिलते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इकाई 1 में क्या है? रीतिकाल का नामकरण, ठीक है। काल सीमा, इसकी टाइमलाइन क्या थी, रीतिकालीन परिस्थितियाँ क्या क्या थी, रीतिकालीन की प्रवृत्तियाँ क्या थी, रीतिकालीन काव्य धाराएं क्या थी, रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि कौन कौन थे। तो जैसे चिंतामणि, मतीराम, बिहारी, घनानंद, पद्याकर, भूषण का परिचय। ओके, चलिए इन इकाई 2 में क्या है? आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, हिंदी गद्य का विकास, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ठीक है। इकाई 3 में क्या पढ़ना है? आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां क्या थी, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग, ये तीनों को हम लोग को पढ़ना है। इकाई 3 में ये इसके बाद क्या है? निर्धारित कवि और कविताएं। तो आप देख लीजिए इनके कुछ महत्वपूर्ण कविताएं। भारतेंदु जी का गंगा वर्णन, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी का मातृभूमि, फिर जयशंकर प्रसाद का हिमाद्री तुम श्रृंग से विति विभावरी जागरी। ओके, निराला जी का भिक्षुक भारती वंदना, पंत प्रथम ऋषिम का नौका बिहार ताज नाज है। चलिए 6 में क्या है आपका? महादेवी वर्मा मैं नील भरी दुख की बदली मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं पेपर को। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रीति का अर्थ क्या होता है, इसको समझिए। रीति का अर्थ क्या होता है? काव्य निरूपण, ठीक है। काव्य निरूपण। अब काव्य निरूपण का मतलब क्या होता है जी? तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग काव्य के तरीके, अलंकार, रस आदि पर क्या करते हैं? विचार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो इसे इस रीति का अर्थ क्या हो गया? काव्यांग निरूपण। उसके बाद इसमें क्या होता है? काव्य के तरीके क्या हैं, अलंकार, रस आदि पर कैसे हम लोग क्या कहाँ कैसे यूज करते हैं, कौन कहाँ श्रृंगार रस सूट करेगा, कौन से ये पे। तो इस पे सब पे क्या हुआ कि विचार हुआ इस काल में, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? रीति काल। ओके, हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग इसका सीमाकालीन क्या है भाई? तो 1643 ईस्वी से लेके 1843 तक, ठीक है। 1643 ईस्वी से लेके क्या हुआ? 1843 ईस्वी तक। और ये तो हमारा हिंदी साहित्य हो गया। और इनके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका क्या कहना था कि कब से कब था भाई? तो 1700 ईस्वी से लेके कब से कब तक था? 1700 से लेके 1900 तक। ओके, ओके, याद रहेगा। अगर इनके अकॉर्डिंग पूछेगा तो आप लोग लिख लोगे आराम से, 1700 से लेके 1900 तक। और ऐसे जनरल क्या माना जाता है कि 1643 से लेके 1843 तक। याद रहेगा आप लोग को। चलिए और एक बात जानते हैं, जैसे कि आदिकाल आया, फिर भक्ति काल आया, फिर रीति काल आया। तो भक्ति काल में ऐसा क्या था जो रीति काल में नहीं था, जो उस पे नाम को चेंज किया गया है कि नहीं? इसमें भी पॉइंट है भाई। तो देखिए भक्ति काल में हम लोग क्या करते थे? भक्ति में ध्यान देते थे, शिव की करते थे, कृष्ण की करते थे, है कि नहीं? अलग अलग शाखाएं होती थी। लेकिन हमारे रीति काल में हमें क्या देखने को मिला कि भक्ति की जगह हम लोग किस पर भक्ति के बजाय हम लोग किस पे ध्यान दिए? रीति, यानी काव्य के शास्त्र नियमों पर। इसके क्या नियम है, क्या रूल रेगुलेशन है, ठीक है। इस पे हम लोग क्या किए? इसको प्राथमिकता दिए। भक्ति के अलावा किस पे दिए? कि काव्य को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे इसमें इसका सुंदर के साथ क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके कैसे इसको हम सुंदर बना सकते हैं, इसमें सौंदर्यता को डाल सकते हैं, ठीक है। इस पे इन्होंने इस पे क्या किया? विचार विमर्श किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? रीतिकाल कहा गया है, ठीक है। अब चलिए और एक दो बात अगर आप को जानने का होगा तो क्या होगा? देखिए इसमें क्या था कि इसके कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं थी भी? तो ये क्या थे? श्रृंगार रस की प्रधानता थी इसमें, ठीक है। श्रृंगार रस की प्रधानता, जैसे कि हम लोग इसी को काव्य सौंदर्य
का ताज पहनाता है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या थी कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ओके, यहाँ पे क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रेम होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, अलंकारित भाषा का यूज़ करते थे, मतलब अलंकार का प्रयोग करते थे अलग-अलग तरीकों से, और जो कौन किससे बेस्ट हो सकता था, वहाँ पे भी तो ये रहता होगा ना, बैटल बैटल नहीं बोल सकते, कॉम्पिटिशन। तो एक से एक कवि लोग क्या करते थे, कठिन-कठिन अलंकारों का प्रयोग करके वाक्य को और सुंदर बनाते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या अलंकारित भाषा का ये हुआ था। उसके बाद यहाँ पे अत्यधिक अत्यधिक कौन से भाषा का प्रयोग हुआ था, तो ब्रज भाषा की। ओके, ब्रज भाषा। ओके, याद रहेगा आपको ये विशेषताएं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे ये ना राज दरबारी संस्कृति पर था। तो ये राज दरबारी संस्कृति क्या होता है भाई, तो यहाँ पे क्या करते थे, कवि राजा को राज दरबार में ही रहते थे, उनके दरबारी कवि बन के, और ये क्या करते थे, राजा को प्रश्न करते थे अपने कविताओं से, अपनी काव्य की सुंदरताओं से, है कि नहीं? इनके लिए इन्हें उचित इनाम मिलता था, नेम फेम मिलता था। तो ये बेसिक बातें थी रीतिकाल के लिए। तो हम लोग को जान गए, क्या जान गए भाई, कि ये काव्य निरूपण करता था, काव्य की कैसे सुंदरता को बढ़ाया जाए, उसमें प्रेम को कैसे निहित किया जाए, समझे? याद रहेगा आपको रीतिकाल के बारे में इतना बात। तो उसके बाद हम लोग आधुनिक काल के बारे में बात करेंगे। इससे क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीतिकाल का मुख्य विषय क्या था, तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की वहां पे क्या थी, प्रधानता थी। ओके, चलिए। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो रति। याद रहेगा आप लोग को, ये भी पूछ सकता है। चलिए, रीतिकाल का समय किस शताब्दी से माना जाता है, तो 17वीं से 18वीं शताब्दी तक। ओके, चलिए। रीति काल का नामकरण किस आधार पर हुआ, तो काव्य रीति के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अलंकार के बारे में लोग बात कर रहे हैं, कैसे सुंदर बनाया, सौंदर्य उसमें डाला जाए, है कि नहीं? कैसे इसमें इसका नियम, इसके रेगुलेशन को कैसे सेट किया जाए, कैसे भक्ति के बजाय इस पे क्या करे, काव्य की सुंदरता बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए। इसी के आधार पे इन्होंने क्या किया, रीति नाम दिया, रीतिकाल नाम दिया। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, तो नायिका भेद। ओके, क्या थी, नायिका भेद। चलिए, तो अब इसमें क्या आ गया, नायिका भेद का मतलब अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, नायिका भेद क्या होता है। तो देखिए, काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र दोनों में क्या, अगर नायिका क्या है, मुख्य पात्र है, ठीक है, नायिका अगर मुख्य प्रोटागोनिस्ट है, अगर वो मुख्य पात्र है, तो उसके उम्र के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके नायक के साथ संबंध के बारे में, जब ये सब का विस्तृत वर्णन होता है, तो क्या उसे बोलते हैं, नायिका भेद कहते हैं। इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए 5 नंबर। रीतिकाल में कौन सा रस प्रधान है, तो श्रृंगार रस। ठीक है, कौन सा रस पे ध्यान दिया गया था, श्रृंगार रस पे। बिहारी किस ग्रंथ की रचयिता है, तो बिहारी सत्य जो कि अमर है कि नहीं? चलिए 7th नंबर पे है, घनानंद किस भाव के कवि थे, तो प्रेम और विरह, तो लव और सेपरेशन का। ठीक है, जो कि अधिकतर अभी क्या है, हमारे मूवीज इसी पे होते हैं, दोनों होता है, लव एंड सेपरेशन। चलिए, चिंतामणि किस प्रकार के कवि थे, तो आचार्य कवि। ओके, मतीराम किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो अलंकार शास्त्र। अब देखिए, विधा वर्ड आ गया, विधा मतलब काइंड, स्टाइल। ये किस स्टाइल पे लिखते थे, ओके, किस स्टाइल पे लिखते थे, किस तरह का टेक्निक यूज करते थे, तो अलंकार शास्त्र। मतलब इनके काव्य में क्या अलंकार निहित होता होगा, अलग अलग प्रकार के अलंकार यूज करते थे, उसको सौंदर्य और प्रेम डालने के लिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो अब देखिए, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस। वीर रस मतलब हम लोग जब फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मोस्टली जब लिखते हैं, तो क्या होता है, उसमें वीर रस पाया जाता है। ठीक है, चलिए 11। पद्माकर किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे। रीतिकालीन कविता की भाषा क्या थी, तो ब्रज भाषा थी। ओके, इस पर हम लोग बात कर लिए कि कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा थी। चलिए, अब आधुनिक काल के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आधुनिक काल किसको ये किया गया है, तो 1900 से लेके अभी तक जो भी हमारा चल रहा है, उसे क्या माना गया है, आधुनिक काल। ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव हुआ भाई, तो ब्रज भाषा की जगह हम लोग किसका प्रयोग करने लगे, तो खड़ी बोली का। ठीक है, जो गद्य पद में हम लोग किसका भाषा ये करने लगे, कौन से भाषा का, तो खड़ी बोली। ओके, और इसे देखिए, राष्ट्रवाद चेतना जागृत किया गया इसमें। इसमें क्या हुआ कि जैसे कि पहले हम लोग भक्ति और काव्य को सौंदर्य बनाने के अलावा हम लोग किस पर ध्यान दिए, कि जो यहाँ पे गरीबी है, जो यहाँ के लोगों का क्या विचार है, विमर्श है, यहाँ पे क्या इसका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो मतलब हर चीज़ को हमने यहाँ पे क्या किया, कवर किया, कि देश में हमारा क्या चल रहा है, इसको हम लोग कैसे राष्ट्र चेतना अपने ये से जागृत कर सकते हैं अपने कविता के माध्यम से। इसमें ये लोग का ये था, एक समाज को सुधारने की, और यहाँ पे क्या था, एक कदम था।
ठीक है यहाँ पे। तो चलिए इसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे। और इन्हें क्या पुनः जागरण माना गया भारतेंदु जी को, इन्होंने क्या किया इसमें सुधार किया। ठीक है चलिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग। ओके, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा? भारतेंदु युग। ठीक है चलिए हिंदी गद्य, हाँ और देख ये बता दिया ना गद्य और पद्य में किसका ये यूज होने लगा, तो खड़ी बोलिएगा। ठीक है चलिए 15 नंबर पे क्या है? हिंदी गद्य का विकास किस युग में माना गया? तो भारतेंदु युग। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा? तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और हरिश्चंद्र सॉरी भारतेंदु युग किस पे पड़ा? तो हरिश्चंद्र भारतेंदु जी पे। और इनका में क्या पड़ा? आचार्य महावीर प्रसाद के नाम पर। ठीक है 17 नंबर, द्विवेदी युग की भाषा शैली कैसी थी? तो परिष्कृत और संस्कृति निष्ठ थी। ठीक है 18 नंबर, भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये राष्ट्र चेतना की ओर क्या किया? अग्रसर हुए। ठीक है 19 नंबर, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि में कौन सा आंदोलन प्रमुख रहा है? तो स्वतंत्रता आंदोलन। ओके, यहाँ पे क्या उस टाइम हमारा क्या आज़ादी का भी वक्त चल रहा था, तो बहुत सारे क्या कर रहे थे, सबके ये में राष्ट्र चेतना पैदा कर रहे थे, है कि नहीं? सही गलत का बता रहे थे, जो ब्रिटिश मतलब अलग अलग तरीके से सब चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया था? कवर किया जाता, जो वहाँ पे चल रहा था एट प्रेजेंट उसको ध्यान में लिया गया था। ठीक है 9 नंबर सॉरी यूनिट 3 में है, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ कैसी थी? तो छायावाद युग का समय क्या था भाई? तो 1918 से लेके 1936 तक। ओके, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या थे? आत्मानुभूति। ओके, छायावाद को किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्वच्छंदतावाद। मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखो कि नियम रेगुलेशन से हट के थोड़ा जो उसको अपना पसंद आ रहा है, जो वहाँ पे रियल हम लोग होते हैं ना, अक्सर राइम करने का कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश करते हैं कि ऐसा कि हाँ बोले कि ये भाई ये अच्छा कवि है, इनका आप तुरंत समझ नहीं पाओगे, जो विद्वान होगा वही समझेंगे। तो ये सबसे हट कर उन्होंने क्या लिखा? जो अपने फील किए, जो आम जनता तक पहुंच पाए, ऐसे ये चीज़ों पर ध्यान देने वाले को किस पे रखा गया? स्वच्छंदतावाद पर। ठीक है चलिए 23, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन थे? तो किन्हें स्तंभ माना गया? तो प्रसाद जी को, निराला जी को, पंत जी को और महादेवी वर्मा जी को। ओके 24 में हमारे क्या है? द्विवेदी युग की कविता का उद्देश्य क्या था? तो समाज सुधार। ठीक है, समाज में सुधार लाना, लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, निर्धारित कवि और कविताएं से आप देखिए, गंगा वर्णन कविता के कवि कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का है। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के। बीती विभावरी जागरी के किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। 29 नंबर में है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? तो इनके नाम से, निराला के नाम से इन्हें जाना जाता था, बट क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी इनका नाम था। ओके 30 में क्या है? भिक्षुक कविता के कौन थे? तो निराला। ओके, भारती वंदना का कविता किस भाव से जुड़ी है? तो राष्ट्र प्रेम से। ओके, हमारे राष्ट्र प्रेम से। सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के। प्रथम रसीम कविता का विषय क्या है? तो प्रकृति। ताज कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। 35 में है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता था? तो आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। ठीक है 36 में मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी का है। ओके, महादेवी वर्मा का किस भाव की कवित्री थी? तो करुण रस की। ठीक है चलिए, अब हमारे यहाँ पे क्या मिलेंगे? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 है, रीति काल का नामकरण कैसे पड़ा? काल सीमा क्या थी? रीतिकालीन ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो हिंदी साहित्य का रीतिकाल मध्यकालीन काव्य परंपरा का वह चरण है जिसमें कविता की रचना भावनात्मक स्वाभाविकता की अपेक्षा निश्चित काव्य रीतियों, नियमों, परंपराओं के अनुसार की गई। जो क्या कुछ नियम बनाए गए जो सही थे, जो अपने अपने लोगों ने ग्रंथ दिए, तो उसमें क्या बताया गया कि कहाँ कैसे यूज करना है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, देखिए रीति शब्द का अर्थ विधि या पद्धति। ठीक है, और इस काल में कवियों ने रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद तथा नक्सिक वर्णन जैसी शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए काव्य सृजन किया। ये सब चीज़ को फॉलो करके क्या क्या काव्य बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। और इस पे किस पे ध्यान दिया जाता था? तो अलंकार होना चाहिए, छंद होना चाहिए, नायिका भेद आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए, ये सब विशेषता उसमें रहना चाहिए। ये क्या था?
काव्य शास्त्र था, है कि नहीं? चलिए, इस विशेषता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को रीतिकाल की संज्ञा दी। अब आपको ये हो जाएगा कि रीतिकाल का नाम कौन दिया, तो आप क्या बोलोगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, चलिए। इस काल में कविता का केंद्र भानुभूति के स्थान पर शिल्प सौंदर्य था। ठीक है, जो भानुभूति हम लोग कहाँ पे देखने को मिलता है? हमारा भक्ति काल में। तो इसके स्थान पे क्या था? शिल्प सौंदर्य। लिखावट में क्या होना चाहिए? सौंदर्यता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ठीक है, और क्या काव्य कौशल बन गया, जिससे कविता एक प्रकार की कलात्मक साधना के रूप में ग्रहण करती है, और इसे क्या एक कलात्मक साधना का रूप मिला, है कि नहीं? चलिए, रीतिकाल की काल सीमा क्या थी? तो 1700 से लेके 1900 तक, ठीक है, के बीच मानी जाती है। अलग अलग ये मैं बताएं आपको। देखिए यहाँ पे है, जो ईस्वी सन 1643 से 1843 तक फैली हुई। यह समय भारत के राजनीतिक इतिहास में संक्रमण का काल था। मुगल साम्राज्य का पतन हो ही रहा था। क्या हो रहा था इस टाइम? पतन होना शुरू ही हुआ था, है ना, और केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप छोटे राजे, नवाब और सामंत उभर कर सामने आए, जिनके दरबार विलासिता और वैभव का केंद्र बन गया। कवि अपनी आजीविका संरक्षण के लिए हिंदी दरबारों पर निर्भर हो गए, है ना, जिससे उनकी रचनाएं दरबारी रुचियों के अनुकूल होती चली गई। बहुत ऐसे थे जो दरबारी कवि थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए गाते थे, उनके लिए लिखते थे, है ना। ऐतिहासिक दृष्टि इसका क्या था भाई? तो ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग राजनीतिक अस्थिरता, ठीक है, कोई वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं था, ये भी पता था हम लोग को। युद्धों और सत्ता संघर्षों से ग्रस्त था। ये आज यहाँ युद्ध हुआ, आज वहाँ हो रहा है कि नहीं? सत्ता में कौन बैठेगा, कौन हारेगा, यही सब हमारे यहाँ पे स्ट्रगल खाली चल रहा था। निरंतर अशांति के कारण, और क्या था? शांति नाम भंग हो चुकी थी हमारा हजार वर्षों से पिछले के, है कि नहीं? वर्ष भोग विलास मनोरंजन की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। दरबारों में नृत्य, संगीत, श्रृंगार एवं प्रेम कथाओं का प्रचलन बढ़ा, जिससे काव्य को भी उसी दिशा में प्रेरित किया गया। कवियों ने नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार का सूक्ष्म चिंतन किया, जिसे क्या, यही हम लोग क्या बोलते हैं? नायिका भेद। ओके, यद्यपि भूषण जैसे कवियों के यहाँ वीर रस की अभिव्यक्ति मिलती थी, और भूषण कवि हम भूषण जी का ये में क्या मिलता था? वीर रस मिलता था, ठीक है, परंतु समग्र रूप से श्रृंगार रस ही इस काल का प्रधान रस रहा है। आपको कोई कोई कवि में मिलेगा आपको ये कौन सा रस? वीर रस। लेकिन हम लोग को अधिक प्रधानता यहाँ पे किस पे दिया गया था? तो श्रृंगार रस को। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी भाई? तो दृष्टि से रीति काल में समाज की नैतिक चेतना कमजोर पड़ी दिखाई देती थी। भक्ति काल की आध्यात्मिक और लोक मंगल की भावना क्रमशः क्षाण होती गई। कविता जनसाधारण समस्याओं से कटकर दरबारी मनोरंजन तक सीमित हो गई। स्त्री का चित्रण प्रायः नायिका के रूप में हुआ, जिसमें उसका सौंदर्य, श्रृंगार और प्रेम भाव मुख्य रहा। नायिका भेद और नक्शिक वर्णन के माध्यम से स्त्री को सौंदर्य की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब अगर बोल सकते हैं तो यहीं पे क्या, स्त्री के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ा के, कविता क्या होता है? हमेशा हर चीज़ को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये करके लिखते हैं, तो यहीं पे इन्हें क्या किया गया? एज अ सुंदर महिला, एज अ वहाँ पे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जिससे उसकी सामाजिक भूमिका संकुचित होकर रह गई। भाषा और शिल्प की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है, तो पहले हम लोग को पता है ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। इस काल में प्रमुख विशेषता रही है। कवियों ने अलंकार, उपमाओं, रूपक के माध्यम से भाषा को अत्यंत चमत्कारपूर्ण बनाया। आप कोई साधारण कविता पढ़ो और आप कोई एक अलंकार जिसमें रहे उसमें उसको पढ़ो, तो देखिएगा आपको लगेगा कि इसमें कुछ चमत्कार ही लिखा हुआ है कि नहीं? इतना सुंदर सुंदर कविता, इतना सुंदर सुंदर लगता है। आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? इससे काव्य में कलात्मक सौंदर्य तो बढ़ा, परंतु भावों की सहजता, गहराई कहीं कहीं कृत्रिमता में बदल गई। निष्कर्ष क्या है भाई हमारा इसका? कहा जाता है कि रीतिकाल के ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियां हिंदी काव्य को नियमबद्ध, अलंकार प्रधान और श्रृंगार केंद्रित बनाया। यहाँ का जो ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थिति क्या बना दिया है इसको? तो एक नियमबद्ध, हाँ आपको इसी रूल में फॉलो करना है, ठीक है, नियमबद्ध कर दिया कि अलंकार प्रधान होना चाहिए, श्रृंगार पर केंद्रित होना चाहिए। तो ये सब वहाँ पे क्या हो गया? बाधित हो गया। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। यही हम लोग आधुनिक काल में क्या मिलता है कि स्वच्छतावाद, मतलब आप कुछ भी आप लिखो, आप आपका मन से आप लिख सकते हो, नियम रेगुलेशन को थोड़ा हटके, है ना। चलिए, फिर भी सामाजिक चेतना और व्यापक मानवीय संवेदना की दृष्टि से इसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 करेंगे। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो क्या थी भाई इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां? तो रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां उस युग के दरबारी संस्कृति, सौंदर्य बोध और साहित्यिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती है। इस काल की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रस,
की प्रधानता थी, जिसमें नायक-नायिका के प्रेम, संयोग, वियोग, मिलना, उनका बिछड़ना सबका विस्तृत और सूक्ष्म चित्रण किया जाता था, है ना? कवियों ने प्रेम को आध्यात्मिक ऊँचाइयों पर ना ले जाकर भौतिक इंद्रजन्य अनुभूति के रूप में प्रस्तुत किया। आध्यात्मिक मतलब वही हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं फिर भक्ति, तो वहाँ से रिटर्न आकर हम लोग क्या उसमें क्या किया हमने भौतिक और इंद्रजनीय अभूति रूप से प्रस्तुत किया, प्रेज़ेंट किया, ठीक है? श्रृंगार के अंतर्गत संयोग, वियोग दोनों पक्षों में सुंदर वर्णन मिलता है, ठीक है? हमारा उसमें वियोग भी रहता था, संयोग भी रहता था, है कि नहीं? जो कि प्रभावशाली बनाता था। अब आप ऐसे बोलोगे खाली प्रेम ही प्रेम है, तो हम लोग को पता है कि कृष्ण जी को प्रेम नहीं मिला, तो हम लोग को कहाँ से मिल जाएगा? तो इसीलिए हमें विरह भी हमें आ ही जाता है ऑटोमेटिक, है ना? नायिका भेद इस युग के एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है। इसके अंतर्गत नायिकाओं को उनके स्वभाव, अवस्था, प्रेम स्थितियों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है ना। नायिका भेद में उसके स्वभाव को लेके, उसके अवस्था में लेके, उसके प्रेम की स्थितियाँ क्या थी, परिस्थितियाँ क्या थी, है कि नहीं? उनके उम्र को लेके, उनके प्रेमी के साथ कैसा संबंध था, नायक के साथ कैसा संबंध था, इन सबों में क्या किया गया, उन्हें डिवाइड किया गया। इससे कविता में मनोवैज्ञानिक सुसमता तो आई, परंतु विषय की पुनरावृत्ति भी बढ़ गई। इससे क्रम में नक्शिक वर्णन की परंपरा विकसित हुई। किसकी हुई? नक्शिक वर्णन की परंपरा, जिसमें नायिका के अंग प्रत्यंग में क्रमबद्ध सौंदर्य चित्रण किया गया। यह प्रवृत्ति कविता को अत्यधिक अलंकृत और कभी-कभी कृत्रिम बना देती है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे भी पता है कि क्या थी, यहाँ पे अलंकार की प्रधानता थी, है कि नहीं? हम लोग अलंकार को क्या करते थे, कविता को और ज़्यादा चमत्कारी बनाने के लिए उसमें अलंकार का प्रयोग करते थे। जैसे अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है कि नहीं? उपमा है, रूपक है, आपको पता होगा सारे अलंकार का सारा स्थायी भाव क्या है, उनका प्रयोग क्या है। तो ये क्या करते थे, कलात्मक सौंदर्य तो बढ़ा, परंतु भावों की स्वाभाविकता कहीं-कहीं दब गई। अब देखिए अब हम सब चीज़ को फ़ॉलो करने में रहेंगे तो थोड़ा-सा तो इमोशंस क्या होगा, हमारा कहीं न कहीं छूट जाएगा, है कि नहीं? काव्य कौशल का प्रदर्शन किया गया, बार उद्देश्य अधिकपूर्ण महत्व हो गया। हम कैसे प्रदर्शन करेंगे, कैसे लोगों को ये चमत्कारी लगेगा, पढ़ने में एकदम विशाल रूप में लगेगा, तो उन पे ज़्यादा केंद्रित था, लोगों तक उसके भाव से पहुँचाने से ज़्यादा क्या करते थे कि उसको अलंकारित करने में रहते थे। ठीक है? चलिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे ना? हाँ, इसमें क्या है, इसकी मधुरता, लयात्मक, श्रृंगारिक भाव से अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त थी। साथ ही छंदों, नियमित और शास्त्रीय अनुशासन का पालन किया गया। ठीक है? यद्यपि रीतिकाल को प्रायः श्रृंगार रस का प्रधान माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? तो वीर रस और नीति काव्य के स्वर भी मिलते हैं। भूषण जैसे कवियों ने वीर रस के माध्यम से राष्ट्र चेतना, पराक्रम का चित्रण किया। कुछ कवियों ने नीति और व्यावहारिक जीवन से जुड़े उपदेशात्मक पद भी रचे, परंतु यह प्रवृत्तियां मुख्य धारा में नहीं आ सकी। अब जो ज़्यादा फेमस होगा उसी को ना रखा जाएगा भाई। चलिए प्रश्न संख्या 3 में हमारा कि रीतिकाली कवियों का परिचय देते हुए हिंदी साहित्य में उनके योगदान का विस्तार से विवेचन कीजिए। तो अलग-अलग कवियों के अलग-अलग योगदान रहे हैं, तो चलिए हम लोग एक-एक करके देखते हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है? तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ इन्होंने अनुशासन को फॉलो किया, अलंकार को ये किया, भाषागत मधुरता प्रदान की, है कि नहीं? इस युग के कवि ने न केवल भाव के चित्रकार थे, बल्कि काव्य शिल्प के कुशल आचार्य भी थे। ठीक है? चलिए चिंतामणि जी का पढ़ते हैं हम लोग। चिंतामणि को रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवियों में गिना गया। क्यों गिना गया भाई? उन्होंने काव्य के सैद्धांतिक पक्ष को सुदृढ़ किया, है ना? और रस, अलंकार तथा काव्य रीति पर व्यवस्थित विचार प्रस्तुत किए। इनका अपना विचार क्या था, कहाँ कैसे क्या यूज़ करना था, ये क्या अपना विचार प्रस्तुत किए। उनके ग्रंथों में काव्य के नियमों का स्पष्ट विवेचन मिलता है। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है, नियम बताए हैं इन्होंने, जिससे रीतिकाल काव्य को एक ठोस शास्त्रीय आधार प्राप्त हुआ। चिंतामणि ने यह सिद्ध किया कि कविता केवल भाववेग नहीं बल्कि सुनियोजित कला भी है। ठीक है, मोतीराम जी का पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण आचार्य थे, प्रसिद्ध आचार्य थे, जिन्होंने अलंकार रस के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। ठीक है, उनकी रचनाओं में काव्य कौशल, भाषा की मधुरता, भावों की सजावट स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इससे क्या पता चल रहा है कि इन्होंने शिल्प सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान दिया। ओके, चलिए बिहारी रीतिकाल, जिनका बिहारी सत सही है, 1 नंबर में ज़रूर पूछ सकेगा। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सत दोहों का ऐसा अद्भुत संग्रह है, जिसमें प्रेम, नीति, व्यावहारिक जीवन के गहन भाव संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति हुए हैं। बिहारी की विशेषता यह है कि उन्होंने कम शब्दों में गहन अर्थ प्रस्तुत किया। उनकी भाषा क्या थी? सटीक थी, अलंकारिक थी और भावपूर्ण था, जिससे उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रभावशाली प्रतीत होता है। हम लोग देखे थे कि ऊपर में कहीं-कहीं भाव मिस हो जाता था, लेकिन बिहारी का सच्चाई में क्या था? सब कुछ था। क्या था? सटीक भाषा था, अलंकार था, भाव था। ठीक है?
घनानंद जी का पढ़ेंगे हम लोग। इनका क्या था भाई, तो उनकी कवियाँ, जिनकी कविता में सच्चे प्रेम, विरह की पीड़ा पर मार्मिक चित्रण है। ये मतलब लव और सेपरेशन पर ज़्यादा लिखते थे। वे भावुक और आत्मनिष्ठ कवि थे। अब यहाँ पे प्रेम है, ये है, तो भाव भी होंगे, है कि नहीं? जिन्होंने प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित ना रखकर आत्मिक अनुभूति के रूप में प्रस्तुत की। ये बस फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं, क्या किया, एकदम सेल्फ, आंतरिक, इंटरनल बताया कि हाँ प्रेम इससे भी ज़्यादा है, शारीरिक आकर्षण से भी बहुत कई कॉस मतलब आगे है ना। घनानंद की कविता संवेदना, गहराई, भावों की सच्चाई दिखाई देती थी, जो उन्हें अन्य रीतिकालीन कवियों में अलग पहचान दिलाती थी। पद्माकर जी का क्या रोल था भाई, तो इनका श्रृंगार के साथ साथ प्रकृति चित्रण के भी स्वर मिलते थे। उनकी भाषा सशक्त, ओजस्वी और अलंकारिक है। आपको जितना भी बोला जाएगा आप क्या कर दीजिएगा कि अलंकारिक थे, है कि नहीं? ये सब वर्ड आपको यूज़ करना है, तभी जाके आप कुछ भी आराम से लिख सकते हो। पद्माकर ने भाव में भाव शिल्प संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया, जिसके उसकी रचनाएं प्रभावशाली और जीवंत बन पड़ी। भूषण, ये क्या हम लोग वीर रस पे ध्यान दे रहे थे, ये तो चलिए। उन्होंने शिवाजी और अन्य वीर नायकों पर पराक्रम और ओजस्वी वर्णन किया। उनकी कविताओं में राष्ट्र चेतना, साहस, शौर्य और भावना प्रबल रूप से क्या होता था, दिखाई पड़ती थी। ये केवल श्रृंगार रस से नहीं, बल्कि क्या कि वीरता और संघर्ष के भी बारे में अभिव्यक्त की भी क्षमता थी। ठीक है, ये उनके बारे में भी, श्रृंगार रस के अलावा वीर रस के भी बारे में ये लिख सकते थे, यही बताया जा रहा है। ओके, चलिए चलिए, तो ये आपसे हो जाएगा। रीतिकालीन काव्य धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, वही चीज़ सब मिला जुला के आपको लिखना है कि अनुशासन था, है कि नहीं, विधि थी, ये नहीं, ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए, पहला वाला पैराग्राफ तो हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसको पता है काव्य धाराओं में बांटा गया। अब ये काव्य धारा क्या होता है भाई, तो रीतिबद्ध। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि रीतिबद्ध क्या होता है। तो रीति, पूरा ही पढ़ते हैं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए, रीति कालीन काव्य धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, रीतिकालीन हिंदी कविता की उसकी प्रवृत्तियां और काव्य स्वरूप के आधार पर विभिन्न काव्य धारों पर विभाजित किया, इन्हें डिवाइड किया गया। आगे पढ़िएगा आप किसमें किसमें किया गया। रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है, रीति शुद्ध है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, VVI। ओके, चलिए, इन काव्य धाराओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि रीतिकाल केवल एक रूप श्रृंगारिक कविता का युग नहीं था, बल्कि इसमें काव्य सृजन विभिन्न रूप से विकसित हुई। ये नहीं कि बस एक ही तरह से लिया गया, नहीं, अलग अलग मल्टी ये से किया गया। ठीक है, चलिए, रीतिकालीन काव्य धारा मुख्यतः कवियों के काव्य दृश्य शास्त्र, अनुशासन और पालन भाव व्यक्ति स्तर के आधार पर निर्मित हुई। इस काल में काव्य रचना पर केंद्र भावनात्मक अनुभूति की अपेक्षा काव्य रीति शिल्प सज्जा रहा, जिससे काव्य को निश्चित ढांचे विकसित हुई। हर में आपको एक ही ये लिखना है, तो देखिए, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराओं में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त का काव्य को विशेष महत्व प्राप्त है। इन धाराओं ने रीतिकालीन साहित्य को एक स्पष्ट रूप प्रदान किया। रीतिबद्ध काव्य धारा में कवि आते हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का कठोरता से पालन किया। रीतिबद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वर्ड ध्यान में देना है। रीतिबद्ध काव्य धारा में क्या होता था, जो नियम, रेगुलेशन, रूल को क्या करते थे, एकदम कठोरता से ये करते थे, रिजिड से रिजिडिटी मेंटेन करते थे। ये नहीं फ्लेक्सिबल होके कि हाँ यहाँ पे थोड़ा नहीं भी करेंगे तो चलेंगे, नहीं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारे नियम को क्या किया, फॉलो किया। ठीक है, इन कवियों की रचनाओं में रस, अलंकार, नायिका भेद, नक्श, वर्णन, साहित्य मर्यादा अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। कविता का भाव सहज अभिव्यक्ति न होकर काव्य कौशल और प्रदर्शन बन जाती है। ठीक है, अब देखिए रीति शुद्ध क्या होता है भाई, हम लोग रीतिबद्ध पढ़ लिए, जो नियमों में क्या होते हैं, बाधित होते हैं और उन्हें नियम का कठोरता से पालन करते हैं। ये आपका मेन है, उसके बाद आप मिला जुला के लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए रीति शुद्ध क्या है। काव्य धारा में वे कवि सम्मिलित जिन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर को आत्मसात कर उन्हें अपनी कविता में स्वाभाविक रूप से उतारा। इन कवियों की रचनाओं में शास्त्र नियमों का बोझ दिखाई नहीं देता है। इन्हें क्या नियमों का, हाँ भाई हमको स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो नहीं किया इन्होंने, क्या किया, स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, बल्कि वे भाव और शिल्प के संतुलन के माध्यम से सौंदर्य सृजन करते थे। वो क्या करते थे कि हाँ भाई हमको शिल्प, अपने लिखावट को भी सुंदर बनाना है और इसके भाव गायब नहीं होना चाहिए। जैसे हम कभी कभी शिल्प में सौंदर्यता देने के वजह से क्या करेंगे कि मेरा भाव ही नष्ट हो जाएगा, तो इन्होंने क्या किया कि भाव और शिल्प दोनों में क्या किया, संतुलन स्थापित किया, है ना।
तो इसके माध्यम से सृजन किया, ठीक है। इस धारा की कविता अपेक्षाकृत अधिक सहज, प्रभावशाली, भावपूर्ण मानी जाती है और इसे ज़्यादा बेटर माना जाता है, प्रभावशाली। अब रीति मुक्त क्या है भाई? देखिए रीति मुक्त क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहे हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ओके, ये रीतिकाल की महत्वपूर्ण धारा है जिसमें कवियों ने शास्त्र नियमों के कुछ हद तक मुक्त होकर भावनात्मक स्वतंत्रता को महत्व दी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हाँ भाई इतना नहीं, जो हम फील कर रहे हैं उसी को लिखेंगे, जो प्रकृति में दिख रहा है हम उसी को लिखेंगे। ज़्यादा हम क्या करेंगे, इमेजिनरी वर्ल्ड पे नहीं जाएंगे। इन कवियों ने कविता में प्रेम, विरह, मानवीय संवेदना और सच्ची अभिव्यक्ति मिलते हैं। यहाँ श्रृंगार केवल बाह्य सौंदर्य तक सीमित न रह के आत्मिक अनुभूति का रूप ग्रहण करती है। इस धारणा ने रीतिकाल कविता को भावनात्मक गहराई प्रदान की। जब आप सौंदर्य से बढ़ कर आप क्या करते हैं, अपने भाव को लिखते हैं, तो क्या होगा, और भी ज़्यादा वो डीप जाएगा ना। आप एकदम आप चाहोगे हम संतुलन, वहाँ पे क्या था रीति शब्द में कि वो संतुलन, हाँ भाई हम दोनों संतुलन बैलेंस होकर चलेंगे, लेकिन इसमें क्या अपने भावनाओं को ज़्यादा इसमें दिया गया, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए रीतिकाल का हिंदी साहित्य में स्थान एवं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। आलोचनात्मक मतलब कुछ अच्छा चीज़ पे बताना और आपको कुछ बुरा चीज़ भी बताना है, ऐसा नहीं कि खाली बुरे चीज़। तो इसमें क्या शिल्प सौंदर्य पे ध्यान दिया जाता था, अनुशासन पे ध्यान दिया जाता था, तो यही सब आप पे लिखना है। और दूसरी तरफ ये क्या कलात्मक को भी जन्म दिया है ना, तो ये सब आप लोग को लिखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2, हिंदी गद्य के विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ इस पे आपको बताना है। तो हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि नहीं। गद्य का विकास कब हुआ है? आधुनिक काल में हुआ है। एक नंबर में भी पूछ सकता है। मध्यकाल में हिंदी साहित्य मुख्यतः काव्य प्रधान था। मध्यकाल में क्या था, काव्य कविता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, है ना। गद्य का प्रयोग सीमित रूप से था ही था, ठीक है, ऐसा नहीं कि लिखा ही नहीं जाता था, क्या था, लिमिटेड था। आधुनिक काल में सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं के कारण गद्य की आवश्यकता अनुभव की गई। काव्य को अक्सर हम क्या मनोरंजन के रूप में देखे हैं। बाद में आधुनिक काल में हमें उसमें राष्ट्र चेतना वगैरह जागृत करने के लिए सब आने लगा। पहले क्या मनोरंजन के लिए ही करते थे, ठीक है। प्रशासन, शिक्षा, पत्रकारिता, समाज सुधार के लिए स्पष्ट, तर्कपूर्ण, प्रभावी भाषा की आवश्यकता थी जिसे गद्य ने पूरा किया, ठीक है। इस प्रकार इसका विकास हुआ। देखिए भारत हिंदी गद्य के विकास में मुद्रण कला, समाचार पत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। पहले क्या होता था, पत्रिकाएं निकलती थी, महीने में निकलती थी, मासिक निकलती थी, साप्ताहिक निकलती थी, अलग अलग तरीके से क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। इसमें क्या आता था, निबंध आ जाएगा, कहानी आ जाएगा, नॉवेल आ जाएगा, नाटक आ जाएगा, ठीक है, किसी का आत्मकथा आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना गया। क्यों माना गया? उन्होंने सरल, व्यवहारिक, प्रभावशील, खड़ी बोली गद्य को प्रतिष्ठित किया, ठीक है। उनके निबंध, नाटक, पत्रकारिता संबंधी लेखों ने हिंदी गद्य को सामाजिक चेतना से जोड़ा। अपने सरल तरीके से क्या क्या निबंध लिखा, नाटक लिखा, पत्रकारिता की, तो ये सबसे क्या हुआ, समाज में जागरूकता फैली और क्या किया कि इसका और भी ज़्यादा विकास हुआ। द्विवेदी युग में क्या हुआ भाई, तो गद्य अधिक प्रतिष्ठित तथा व्यवस्थित हुआ। व्यवस्थित मतलब इस युग में भाषा में व्याकरणिक शुद्धता, तर्कशीलता और बौद्धिक स्पष्टता पर बल दिया गया। जैसे पहले हम व्याकरण पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन क्या हुआ, द्विवेदी युग में हम लोग व्याकरण सुव्यवस्थित सिस्टमेटिक वे में लिखना शुरू किया, ठीक है। चलिए भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसमें राष्ट्र चेतना जागृत हुई, प्रकृति पर ध्यान दिया गया, जो करेंट सिचुएशन था उस पर लिखा गया। यही सब आप लोग को इस पे लिखना है, ज़्यादा ये नहीं है। ब्रज भाषा से क्या हुआ, हिंदी सॉरी खड़ी बोली की तरह आगे बढ़ा, है ना। और ये जनता तक पहुँचा। इसकी भाषा क्या थी, सरल थी, सहज थी, यही सब आप लोग को लिखना है। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताओं एवं हिंदी साहित्य में उनके महत्व पर विवेचन कीजिए। तो द्विवेदी युग में अभी यहाँ पर ऊपर पढ़े ना, उसी को विस्तार से और लिखिएगा, ठीक है। क्या गद्य का विकास हुआ, है ना, और सुव्यवस्थित ढंग से लिखा गया। चलिए आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियां, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायायुग के संदर्भ में विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो अभी का और भारतेंदु युग और जो ये 4 युग था ना, उसी में आपको लिखना है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे, है कि नहीं। भारतेंदु देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग।
क्या हुआ, काव्य में प्रारंभिक जिसमें राष्ट्र चेतना, सामाजिक जागरण प्रमुख प्रवृत्तियां थी। पहले क्या थी, राष्ट्र चेतना जागृत करना, अपने देश के लिए प्रेम को जागृत करना और समाज को जागृत करना, है कि नहीं। जो सोए हुए लोग थे उनको जागृत करना अपने कलम के माध्यम से। इसीलिए क्या, कलम का सिपाही भी जैसे प्रेमचंद को बोला गया है, लेकिन कलम एक सिपाही है, ये हम लोग मानते हैं कि नहीं। हाँ, इस युग की कविता देश प्रेमी, स्वदेशी भावना, सामाजिक कुरीतियों के प्रति विरोध, नवजागरण का स्वर स्पष्ट था। जो हमारी कुरीति थी, जो पीढ़ी एक रूढ़िवादिता बोल सकते हैं कि फालतू में सब चल रहा था, उस पर भी क्या किया गया, उसको प्रकाश डाल के उसको बाहर उजागर किया, है ना। चलिए, द्विवेदी युग में हिंदी कविता क्या था भाई, तो वैचारिक दृढ़ता, नैतिक उद्देश्य प्राप्त हुआ। इस युग में प्रमुख प्रवृत्तियां राष्ट्र प्रेम, सब में वही आप लोग को लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। गंभीरता दिखाई देती है ना। संस्कृति पे बात किया। छायावाद युग में क्या हुआ था, इसको सबसे देखिए, अब धीरे धीरे जैसे आएगा तो क्या हुआ और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि लोगों का क्या विचार स्तर अलग अलग होते हैं ना। जैसे जैसे भले उस टाइम में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, लोग उसी को क्या करते, कवर करते। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, अलग अलग परिस्थितियाँ आती है, वैसे लोगों की मनोधारणा भी चेंज होती है ना। चलिए, इस युग में कविता के प्रमुख प्रवृत्ति आत्मानुभूति, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम, मान्य करुणा, आध्यात्मिक चेतना, ये सब पर क्या हुआ, ये दिया। बाह्य समाज से हटकर अपने अंदर के मन को इन्होंने जागने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप लोग क्या करिएगा, इस पीडीएफ को कहाँ से मिलेगा आपको, तो 60 रुपीज़ में मिलेगा आपको, कहाँ पे, ज्ञान सागर ऐप पे। ओके, चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता गंगा वर्णन के आधार पर भारतेंदु युगीन काव्य चेतना का विवेचन कीजिए। ओके। मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि के आधार पर द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। फिर है हमारा छायावाद युग की काव्य चेतना को जयशंकर प्रसाद, निराला पंत एवं महादेवी वर्मा की कविताओं के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा क्या है, छायावाद युग के प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। होप आप लोग ये सब कर लीजिएगा, ऊपर वाले की मदद से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पत तथा महादेवी वर्मा को छायावाद के स्तंभ में क्यों रखा गया। हाँ, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली लिखते थे, हैं कि नहीं। बाह्य से ज़्यादा क्या अंतर मन पर ध्यान देते थे, हैं कि नहीं। ये सब लिखना है आप लोग को, और क्या। प्रश्न संख्या 7 है, भारतेंदु युगीन कविता के प्रमुख विशेषताओं पर आधुनिक हिंदी काव्य पर विकास के स्तंभ पर विवरण करना है। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं का विवेचन करते हुए उसके साहित्य महत्व को स्पष्ट कीजिए। 9 में क्या है, भिक्षुक कविता के आधार पर निराला के काव्य, व्यक्तित्व और सामाजिक चेतना पर विवेचन कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग सेमेस्टर का एग्जाम देने जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा कि नहीं, वो सबका जो समरी पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट, है कि नहीं, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। सोचिएगा कि 40 मिनट का वीडियो में आप पूरा 4 महीने का सिलेबस कर लीजिएगा तो नहीं ना होगा। प्रश्न संख्या 10, महादेवी वर्मा की कविताओं के आधार पर छायावादी नारी चेतना, करुणा भाव और विश्लेषण कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से लिखिएगा, होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और 60 रुपीज़ में आपको कहाँ मिलेगा, ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। ओके, ज्ञान सागर ऐप जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए, 60 रुपीज़ पे कीजिए, आपको ये PDF मिल जाएगा। और ये कब तक आपको मिलेगा, तो सेमेस्टर 8 तक। जैसे अब 2 में जाइएगा, 3 में जाइएगा, तो आपको हर सब्जेक्ट का आपको जो जो नीड है आपको सारा मिलते जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर